चलिए जो जूम पे कनेक्ट है बच्चे वही सारी शांत हो जाओ, शांति, शांत हो जाओ। इधर इधर देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पेज नंबर नहीं पता, इधर देखना है, वहां देखना ही क्या, बुक में देखना ही क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सेक्शन याद रखना ही रखना है। सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8, ठीक है। इधर देखना है, बुक देखने की कोशिश ना करें। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद, ऐसी कंपनी जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, क्या करना है? चैरिटी करना है, ठीक है। उस कंपनी को बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा कहानी क्या है। ये इस टाइप की कंपनी है जो कैसी टाइप के बिजनेसेस में डील करती है? बिजनेस तो है ही नहीं, बेसिकली बिजनेस तो है ही नहीं, तो इनका पर्पस क्या है? ध्यान से समझिए, प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ, प्रमोट करना है, क्या करना है? प्रमोट करना, बढ़ावा देना है। लेकिन याद रखना, बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, पैसा कमाना बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? आपकी सामाजिक काम, आपकी एजुकेशन, कॉमर्स, आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई भी साइंस, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स को, किसी भी और तरह की एजुकेशन को, आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, R&D कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, अपने धर्म को, किसी और तरह की चैरिटी को, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ लगाओ, जैसे कि है ना, वृक्षारोपण। तो इस तरह के कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उनको बढ़ावा देने के लिए कंपनी बनाई गई है। इनका बिजनेस करना कोई पर्पस नहीं है। इनका पर्पस ही क्या है? आपकी एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, या एनवायरनमेंट को, ठीक है, प्रमोट करना, बढ़ावा देना है, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कंपनी जो भी कुछ कमाएगी, जो भी कुछ कमाएगी, वो सारा का सारा कहाँ खर्च करेगी? अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। और ये काम बिल्कुल नहीं करेगी, प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। ये कंपनी अपने मेंबर्स को कुछ नहीं देगी, ये कंपनी अपने मेंबर्स को कुछ नहीं देगी। एक्चुअली में होता क्या है? डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक हिस्सा मेंबर्स को दिया जाता है। किस फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया जाता है? डिविडेंड की फॉर्म में। ये ऐसा नहीं करेंगे, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। इनको जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट कहाँ यूज होगा? अपने ही ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। ऐसा सिर्फ आपको लिखना है ना, ऐसा तो सिर्फ क्या करना है? लिखना है। और लिखना तो वही है जो यहां है, ठीक है। सच तो सभी को पता है, सेक्शन 8 कंपनी, स्कूल, स्कूल किस लिए बनाए जाते हैं? इसको प्रमोट करने के लिए, इसको कॉमर्स, आर्ट, साइंस, आपके अंदर के हिडन स्किल को प्रमोट करने के लिए। लेकिन खुद बताओ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कौन है? स्कूल्स ही है। अपने मेंबर्स को कुछ नहीं देते, जितना ही पैसा आएगा फीस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, डोनेशन की फॉर्म में, कहां जाएगा? यहीं आएगा, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। यानी कि लिखना तो यही है, लेकिन सच आपको पता है कि एक्चुअली में सच होता है क्या? वो बनाए क्यों जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस? पैसा अर्न करने के लिए। स्कूल्स क्यों बनाए गए हैं? पैसा कमाने के लिए बनाए हैं, ठीक है, पैसा कमाते और कुछ नहीं करते। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, डोनेशन लेते हैं। कोई है फैमिली में जिसने कोई छोटे बच्चे का एडमिशन कराया हो फैमिली में? कोई नर्सरी क्लास में ही सही, डोनेशन लेते क्या? कितनी डोनेशन? नहीं लेते, फीस लेते। कितनी फीस लेते? जल्दी बताओ, आपको कैलकुलेशन समझाता। 80,000 रुपीज डोनेशन ले लेते। अब ये देखो, जबरदस्ती की डोनेशन है। डोनेशन का नाम ही क्या होता है? दान। ये कैसा दान हुआ? वो तो अपनी मर्जी से होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? मैंडेटरी। उसके बिना तो एडमिशन ही नहीं होते ना, बिना डोनेशन एडमिशन नहीं होते, तो डोनेशन चाहिए। चलिए खैर, तो ये क्या बढ़ावा दे रहे हैं? एक्चुअली में इसको नहीं बढ़ावा दे रहे, ये तो अपने आप को ही बढ़ावा दे रहे हैं।
अपने जो पैसा आता है उसको लिखाया जाता है कि अपने ही इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली में क्या किया जाता है, कुछ इस तरह से किया जाता है, पैसे आ गए, फिर उसके बाद क्या दिखा देंगे, हमने पार्क डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया? पार्क डेवलप कर दिया। लगेंगे 5 लाख, दिखाएंगे 50 लाख। पैसे खत्म भी तो करने ना, क्योंकि वो पैसे का और कुछ तो कर नहीं सकते, खत्म भी तो करने। ठीक है, तो ये पैसे छुपाने की जगह बनाई गई है एक्चुअली। तो चलिए खैर, जो बने हैं वो बने हैं। ठीक है, लिखना यही है, सच नहीं लिखना। क्या लिखना है? सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनियां जिनको बनाया गया है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए। और कौन सी चैरिटी करने जा रहे हैं? आपके एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एनवायरनमेंट को लेके, वेलफेयर को लेके, सोसाइटी को लेके, कुछ भी चलेगा। ठीक है, जो भी इनको पैसा आएगा किसी भी फॉर्म में आए, चाहे डोनेशन की फॉर्म में आए चाहे किसी भी फॉर्म में आए, वो सारे पैसे को कहाँ यूज करना है? अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही यूज करना है, मेंबर्स को बांटने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स लिख के, फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या है? चैरिटेबल पर्पज के लिए बने। खैर, लेकिन जो समझना है वो क्या समझना है, ये तो इसकी आत्मा है कि सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली है क्या? अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए बनी है, और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? इसके चैरिटेबल पर्पज होंगे। लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते, सभी ये बिजनेस नहीं कर सकते। इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? एक लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। जो लाइसेंस कहां से मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। अब एक बात याद रखिएगा, अब यहां से कहानी शुरू होती है इसकी, क्योंकि ये जो टॉपिक आएगा ना, ये पूरा आएगा, यानी कि एक्सप्लेन सेक्शन 8 कंपनी। क्वेश्चन सिर्फ इतना होगा, और ये कितना भी लिख सकते हैं इसमें, ये 8 नंबर तक का मटेरियल इसके अंदर है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसमें कि 8 नंबर की लेंथ भी आ जाए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, जो बंदा लाइसेंस देता है वो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। जो लाइसेंस देता है वो लाइसेंस को क्या कर सकता है? कैंसिल भी कर सकता है। एक बात याद रखना, साइड में भूलना मत। अब लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है, प्लस क्या इंपैक्ट पड़ता है लाइसेंस लेने से, आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए इसको ना, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके। पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ना है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, कंपनी तो पब्लिक या प्राइवेट ही होगी। कंपनी तो क्या होगी? या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। बनाओगे तो पब्लिक या प्राइवेट ही, लेकिन जैसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा गवर्नमेंट से, जैसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है लाइसेंस लेने का? गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? रजिस्टर कर लिया है कि आप एक कंपनी हो, वो भी कैसे? जिसकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। प्लस खास बात, आपको अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन, आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत, कंपनी तो या तो लिमिटेड ही बनी होगी या प्राइवेट लिमिटेड ही बनी होगी। बनाई पैदा तो आपने पब्लिक या प्राइवेट ही की होगी, लेकिन जैसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, अब आपको अपनी कंपनी के नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए? तो एक रिलैक्सेशन तो ये मिली कि जैसे ही लाइसेंस मिलेगा, अपने को नाम के साथ में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, लाइसेंस मिलेगा कैसे? ठीक है, चलिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन लगाओगे कि भैया हमको लाइसेंस चाहिए, एंड सच पर्सन और एसोसिएशन पर्सन एज ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। और जैसे आप सेक्शन 8 कंपनी बन जाओगे, आप एक लिमिटेड कंपनी की तरह जो भी कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, सारे कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, वो सारे फीचर्स आप इंजॉय कर सकते हो, और आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने आपको पूरी कहानी नहीं समझाई है यहाँ पे कि कैसे उस लाइसेंस को लिया जाता है। ठीक है, इंटर के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। ओवरव्यू है ये तो, खाली ये क्या है? सिर्फ ओवरव्यू। तो इसमें हमें क्या पता चला? सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए, ये उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड लाइसेंस कैन बी रिवोक। अब ये लाइसेंस कैसे रिवोक होगा, जरा ध्यान से समझना। ऊपर एक वर्ड लिखा था, आपको लाइसेंस दिया जाएगा ऑन सच कंडीशंस एज इट डीम्स फिट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कुछ कंडीशंस ऐसे लगेंगी ना कि एक काम करते हैं, मेरे को लाइसेंस तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। लेकिन क्या है? कुछ। अब वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी, जो शर्तें उन्होंने लिखी है वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अब ये लाइन समझ में आएगी। अब पढ़ो,
द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे सकती है, एक ऑर्डर, और ऑर्डर देके क्या कर सकती है, रिवोक द लाइसेंस। कहां, कब रिवोक करेगी, वेयर ए कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और कंडीशंस ऑफ द सेक्शन सब्जेक्ट टू विच ए लाइसेंस इज इशूड। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देके आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है जहां आपने, कंपनी ने बेसिकली कॉन्ट्रावीन कर दिया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, कोई रिक्वायरमेंट या कोई कंडीशन तोड़ दी सेक्शन की। सेक्शन में क्या लिखा था, ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है, अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रमोट करने के लिए यूज करना है, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देना, लेकिन आपने कुछ उल्टा करने की कोशिश की। आपने क्या करने की कोशिश की, मेंबर्स को डिविडेंड देते हुए पाए गए हो। जो आपका पैसा आ रहा है प्रॉफिट का, डोनेशन फॉर्म में, किसी फॉर्म में, उस पैसे को क्या करते पाए जा रहे हो, बिजनेस फॉर्म में यूज करते हुए पाए जा रहे हो, तो आपसे लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो इस लाइन का मतलब है, कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन तो कंप्लाई करना ही करना है, प्लस सब्जेक्ट टू विच ए लाइसेंस इज इशूड। कुछ और कंडीशंस थी ना, मैंने भी कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, भैया लाइसेंस तो दे रहे हैं लेकिन इन शर्तों पे, वो शर्तें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो शर्तें भी तोड़ दी आपने, जिन बेसिस पे लाइसेंस क्या किया गया था, आपको इशू किया गया था, अगर वो कंडीशंस भी तोड़ दी तो उस सिचुएशन में भी वो आपका लाइसेंस क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, या अगर ऐसा पाया गया कि कंपनी बिजनेस कर रही है, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव इन्होंने बनाया था कि चैरिटेबल पर्पस, लेकिन पाया क्या जा रहा है कि वो क्या कर रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, सिर्फ दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। ठीक है, दिखाने के लिए सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं हो रहा है। वायलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनका क्या कर रहे हैं आप, वायलेशन। वही कॉमर्स, साइंस, आर्ट, एजुकेशन, उनको बढ़ावा देने का काम था, रिलीजन को, अपने धर्म को बढ़ावा देने का काम था, लेकिन आप अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे, एक्चुअली में आप तो इतना बढ़ावा दे रहे हो कि दंगे करवा रहे हो। होता नहीं ऐसा, इसी वजह से ऐसा होता है। तो अगर ऐसा पाया गया तो आपकी कंपनी का लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। अपने धर्म को बढ़ावा देना गलत नहीं है, लेकिन अपने को बढ़ावा देना और दूसरे को सप्रेस करना ये गलत है। ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा पाया गया जो कि आपने पब्लिक को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप नुकसान, पब्लिक को क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, पब्लिक के फेवर में नहीं है। फिर से वही, जैसे आप दंगे भड़का रहे हो, है ना। अभी आपने देखा ना, वो क्या नाम था, एक PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सुना है, न्यूज देखते हो, उसको बैन किया जा रहा है ना, जगह जगह बैन किया जा रहा है। सेम इस तरह से क्या पाया जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के क्या वो अगेंस्ट है, वो क्या करते हैं, टेरर एक्टिविटी, नाम पे खाली, है ना, मुस्लिम नाम पे, तो धर्म से कोई चोर नहीं होता ना। ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अगेंस्ट द कंपनी नेम इन द रजिस्टर। ये क्या लिखा है, यहां से लेके यहां तक पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर दी, कब, सेक्शन फॉलो नहीं किया, कंडीशंस फॉलो नहीं की, ऑब्जेक्टिव्स का वायलेशन किया, या कुछ भी ऐसा करने को इसकी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लाइसेंस कैंसिल। अब एक बात बताओ, जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको एक प्रिविलेजेस मिले थे कुछ, जिसमें से एक प्रिविलेज आपने क्या पढ़ा था, आपको अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत, जब लाइसेंस ही गया तो प्रिविलेज भी गई। ऑन रिवोकेशन, जैसे ही रिवोकेशन हो जाएगा, जैसे ही आपका लाइसेंस रिवोकेशन होएगा, रजिस्ट्रार कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो क्या करेगा, शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, जिस जोन से भी आपने कंपनी बनाई थी, पब्लिक बनाई थी या प्राइवेट बनाई थी, अब वो दोबारा से वहीं आ जाएगी जहां से वो शुरू हुई है। पब्लिक बनाई थी तो लिमिटेड वर्ड आ जाएगा, प्राइवेट बनाई थी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड वापस आ जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हूं, वो जो प्रिविलेज आपको दी थी, वो प्रिविलेज क्या हो गई, खत्म। वो प्रिविलेज आपको लाइसेंस की वजह से मिली थी, और लाइसेंस ही नहीं रहा तो प्रिविलेजेस भी नहीं रही। ठीक है, बट बिफोर सच रिवोकेशन, लेकिन आपका लाइसेंस रिवोक करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट ए रिटर्न नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिवोक। लेकिन कभी भी लाइसेंस रिवोक करने से पहले, सीधी सी बात है, इंडिया में तो फांसी देने से पहले ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो लाइसेंस रिवोक कर ही रहे हैं, तो लाइसेंस रिवोक तो करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आएगा सेक्शन 8 कंपनी को कि हम आपका, ऐसा नोटिस आएगा, हम आपका लाइसेंस रिवोक क्यों ना करें, क्यों ना करें, इसकी वजह बताओ, हमें ये पता चला है। हमें क्या पता चला है कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड देते हो, अब आप बताओ कि आपका लाइसेंस क्यों ना रिवोक किया जाए। भाई अब आप बताओगे,
या तो आप क्या कहोगे, सर हमने तो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो प्रूव करना पड़ेगा। उनको तो पता चल गया, उनके पास तो बेसिक रीजन है, ग्राउंड्स हैं उनके पास तो बिलीव करने के लिए कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे रहे हो। अब आपको बताना है कि उनको कोई गलतफहमी लगी है, ठीक है। अगर आप बता पाए तो बच जाओगे, नहीं बता पाए तो उनके पास तो रीजन है ही, वो आपका लाइसेंस क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। बेसिकली एक तरह का सो कॉज नोटिस है, ठीक है। बात समझ गए। आपको क्या दिया जाएगा, एक नोटिस दिया जाएगा प्लस एक मौका भी दिया जाएगा सुनवाई का, अपनी बात कहने का, ठीक है। जो भी आपके ऊपर उन्होंने ग्राउंड्स लगाए हैं कि हम इसलिए आपका लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सफाई दें। जो भी आपको ऐसा लगता है, बच सकते हैं तो बच जाएंगे, नहीं बच सकता तो कैंसिल तो हो ही जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा, जो आपको प्रिविलेजेस थी वो खत्म हो जाएंगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। पढ़ लो एक बार वहां से लेके यहां तक। लिखना ऐसे ही है, लिखना ऐसे ही है। अब लिखना नहीं आता, अब आप लोगों ने लिखना छोड़ दिया। मैंने 2 दिन चेक किया तो आपने लिखा, चेक करना छोड़ दिया तो आपने लिखना छोड़ दिया, मर्जी आपकी। चलिए पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। बात समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़े आगे? अच्छा, ये वैसे ये वाली जो पैराग्राफ है ना, ये फाउंडेशन में नहीं होनी चाहिए थी, खैर फिर भी है तो पढ़ते। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, ऑर्डर। क्या ऑर्डर देगी, इसका लाइसेंस कैंसिल, इसका लाइसेंस कैंसिल। समझिए, वेयर ए लाइसेंस इज रिवोक, जब आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, देयर द सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगे, जरूरी नहीं है में, अगर ठीक लगे, ऑप्शन उनकी मर्जी, अगर ठीक लगे कि पब्लिक का भला करने के पर्पज से ऑर्डर दैट, तो वो क्या दे सकती है, एक ऑर्डर। अगर आपका लाइसेंस तो रिवोक हो ही गया, लाइसेंस तो रिवोक हो ही गया। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक के भले के लिए एक और ऑर्डर देना चाहिए, एक और ऑर्डर देना चाहिए, क्या, दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद द अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग similar object to form a single company with such constitution, properties, power, rights, interests, authority, privilege, with such liabilities and obligation। सेम 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 सेम। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कंपनी थी, अच्छी खासी चल रही थी 8-10 साल से, ठीक है, लाइसेंस था इनके पास, लेकिन आज 8 साल बाद मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको क्या करते हैं, लाइसेंस रिवोक कर देते हैं, लाइसेंस रिवोक कर देते हैं। लेकिन इसका लाइसेंस तो रिवोक कर देंगे, लेकिन इसके पास जो वो संपत्ति पड़ी है, जो बिजनेसेस पड़े हैं, जो डोनेशंस पड़े, जो रिकॉर्ड पड़ा है, उसका करेंगे क्या। अगर कंपनी 6 महीने पुरानी होती तो कुछ इसके पास होता नहीं ऐसा खास, तो इग्नोर कर देते। लेकिन ये क्या है, इसकी गुडविल है मार्केट में, इसकी क्या है, मार्केट में गुडविल है, इसको जिंदा रखना जरूरी है, इस कंपनी को जिंदा रखना। लेकिन ये तो फ्रॉडुलेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी की प्रिविलेज को नहीं दे सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, दोनों बातें, इसको जिंदा भी रखना जरूरी है और खत्म भी रखना जरूरी है, खत्म भी करना जरूरी है, वो क्या करेंगे, वो इनसे क्या कहेंगे, आपका लाइसेंस रिवोक, आपका लाइसेंस रिवोक, प्लस आपकी कंपनी को दूसरी एक कंपनी में क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, अमलगमेट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी कंपनी में क्या किया जाएगा, अमलगमेट। और दूसरी कंपनी जिसमें अमलगमेट किया जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए, सपोज करो कोई स्कूल था, सपोज करो कोई स्कूल था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 8-10 साल बाद पता चला उसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी या कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा रहा जो पब्लिक के फेवर में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया इसको लाइसेंस रिवोक, लाइसेंस रिवोक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल को जिंदा रखना चाहती है, लाइसेंस तो रिवोक कर दिया, लेकिन इस स्कूल को क्या रखना चाहती है, जिंदा। तो उसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि इस स्कूल को क्या किया जा रहा है, दूसरे स्कूल में अमलगमेट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि स्कूल अभी भी है भाई, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आपने लाइसेंस रिवोक कर दिया, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। और अब इतने सारे, मान लो उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनके कहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, ये वो, पेरेंट्स को किसी से जवाब देंगे। एक काम करते हैं, जो पीछे मैनेजमेंट है ना, उनको हटाते हैं, लाइसेंस रिवोक, आप गेट आउट, और जो स्कूल है उसको दूसरे स्कूल के साथ क्या किया जा रहा है, मर्ज। और जो उसकी राइट्स, लायबिलिटी, ड्यूटीज है, क्योंकि वो सिमिलर ऑब्जेक्टिव है ना, दूसरा भी तो स्कूल ही है, तो उनकी राइट, लायबिलिटी सारी क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। बात समझ गई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो
ज़्यादातर स्कूल्स के केसेस में, हॉस्पिटल्स के केसेस में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन चल रही है जैसे सलमान खान चला रहा है ना, बीइंग ह्यूमन, अब उसको ऐसा लगता है यार ये तो ऐसी नाम के लिए धोखा दे रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल, बंद करो, उसको दूसरे के साथ मर्ज करने की जरूरत नहीं। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसको बंद किया तो नुकसान होगा, तो वो किसी दूसरे के साथ क्या कर देंगे, उसको मर्ज कर देंगे। लेकिन जिसके साथ मर्ज करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ ये है कि किसी को भी, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में मिलाया तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली में, जिसका ऑब्जेक्टिव कैसा हो, बिल्कुल ही सिमिलर हो। बात समझ गए? पेनल्टी क्लोज आप पढ़िए, फिर मैं पूछता हूं आपसे, जिससे पूछूं वो बताना। जिससे पूछूं वो बताना, है ना? पढ़ो पहले। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, लोगों को बहुत ही आराम से पढ़ना पड़ता है, इसको इंग्लिश की तरह रीड नहीं कर सकते। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पक्का? पढ़ लो। ये फ्रॉड का सेक्शन है, 420 होता है ना फ्रॉड, यहाँ पे कंपनी लॉ में 447 फ्रॉड है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 447। ठीक है, ये 447 फ्रॉड का सेक्शन है, किसी ने फ्रॉड किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। 420 का नहीं, 447 में जो लिखा है वो क्या है, 447 आप इंटर में आएगा, अभी नहीं है। तो एक लाइन तो मैंने बता दी आपको, कोई भी धोखाधड़ी वाला मैटर पाया गया, अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, धोखाधड़ी का मैटर पाया गया, तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, हर वो बंदा जिसकी गलती है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 44, यानी कि बेसिकली उसके ऊपर फ्रॉड का केस चलाया जाएगा। पढ़ लिया ना? ठीक है, बताओ जी, कोशिश करनी है खाली, गलत चलेगा। सेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने में डिफॉल्ट करती है, नॉट लेस देन 10 लाख रुपए की फाइन है। कितना फाइन है? 10 लाख रुपए का। ये क्या है, विच में एक्सटेंड टू 10 लाख का तो कम से कम है ही, नॉट लेस देन 10 लाख का तो है ही, बाकी डिपेंड करता है वो कितने का ऑर्डर दे सकते हैं, 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकते हैं, प्लस एंड डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द वो इज इन सीए आते हैं इसमें, इसलिए पढ़ा रहा हूं। अकाउंट्स में गड़बड़ हुई है ना, सेक्शन 8 कंपनी है, गड़बड़ होती क्या है यहाँ पे, एक ही गड़बड़ होती है, किसी ने पैसा दिया है, उस पैसे का हिसाब गड़बड़ा गया है, झोल हुआ है कुछ ना कुछ पैसे का, पैसे का झोल होती सबसे पहले किसी गर्दन पकड़ते हो अब स्पेशली सीए ना लिख के वो क्या लिखते हैं, ये ऑफिसर इन, और जब पैसा आया है तो पैसा घुमाया है तो किसी ने तो घुमाया होगा, और किसी ने घुमाया होगा, इन्हीं ने घुमाया होगा, बिल्कुल जेन्युइनली। ठीक है, सीए सीएस सेम में तीनों आते हैं इसके अंदर, सीएस भी आता है ना भाई, सीएस इसलिए आता है पैसे का घोल हुआ है तो इसने घुमाया, लेकिन रिटर्न फाइल किया है, साइन तो कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं उस पर कि हाँ ये सब हुआ है, सब हुआ, बैलेंस शीट पे भी साइन होते हैं। अब साइन तो आपने भी किए हैं, साइन करने मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ ओके है। हाँ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो सबका नाम ना लिख के इन्होंने क्या लिख दिया, ऑफिसर इन, जो भी पकड़ा जाएगा, जिसकी भी गलती शामिल होगी सबको ले लिया जाएगा 447 में, प्लस फाइन तो खैर हम चुका देंगे, है ना, दे देंगे,
लेकिन अगर ये हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 3-4 साल की सैलरी चली जाएगी कम से कम, है ना। चलेगा, कहने मतलब समझ गए। कंपनी के ऊपर कितना फाइन लग सकता है? 10 लाख से लेके 1 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना फाइन लग सकता है? 25,000 से लेके 25 लाख। और फ्रॉड का केस चलेगा वो अलग है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे वो अलग है। बात समझ गए? खैर, अब आपने ये जो इतनी सारी कहानी पढ़ी ना, वो ये पढ़ी है एक्चुअली, ठीक है। इनको पॉइंट्स में याद करना बड़ा इजी है, लेकिन आपको एग्जाम में ना स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना जरूरी है। फाउंडेशन में अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, वो मार्क्स दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली ना आपको सीखना यही पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप कोशिश करो लिख के देखने की। नहीं लिखोगे ना आपको नहीं आएगी। अभी तक भी आपको अगर ये अनुमान नहीं हुआ है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं लिख के देखोगे नहीं आएगी कंफर्म। बिना लिखे तो आपको एबीसीडी नहीं आई, गिनती नहीं आई, ये कैसे आ जाएगा? यही पॉइंट पढ़े हैं ना, जरा पढ़िए। सेक्शन 8 कंपनी के कुछ खास पॉइंट्स, वो लाइंस में से पॉइंट्स निकाले गए हैं। ये बनाई गई हैं, रजिस्टर्ड कराई गई हैं, क्यों? बढ़ावा देने के लिए। किसको? रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल होती ही नहीं है। जब प्राइवेट कंपनी बनाओ, जब पब्लिक बनाओ, उसके लिए शेयर कैपिटल की जरूरत ही नहीं होती। तो जब उसके लिए नहीं होती तो इसके लिए कहां से होगी? अपने प्रॉफिट के पैसे को कहां यूज करना है? प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। मेंबर्स को डिविडेंड देना नहीं है। आपको क्या मिलेगा? एक लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलते ही आपके नाम के साथ में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हट जाएगा। लाइसेंस अगर जिन शर्तों पे इशू किया जाता है वो शर्तें अगर कॉन्ट्रावीन हुई तो लाइसेंस आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। रिवोकेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे तो वो ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपनी को क्या कर दो, इस कंपनी को क्या कर दो, जो उनकी इच्छा, जो उनको ठीक लगे, पब्लिक के फेवर में लगे। उनको ऐसा लगता है इसको खत्म कर देना चाहिए तो खत्म, उनको ऐसा लगता है कि इसको अमलगमेट कर देना चाहिए तो अमलगमेट, ठीक है। लेकिन जब भी अमलगमेशन होगा वो कैसे होगा? विद दूसरी कंपनी, लेकिन ऐसी कंपनी के साथ ही मर्ज होगी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे। तीनों पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आप सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए। गलती से कुछ पूछ ले। कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग ए क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। जब भी जनरल मीटिंग होती है ना, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। जैसे शादी में बुलाने के लिए आपको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है ना, ठीक उसी तरह से जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बुलाने के लिए क्या इशू किया जाता है? एक नोटिस। वो नोटिस कब तक दिया जाता है? जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले, जनरल मीटिंग से। लेकिन अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो नोटिस 21 दिन की बजाय, बात समझ गए? चलो समझ गए तो अच्छा। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डजंट अप्लाई। कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स रखने होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रखने होते हैं, ये आपको बाद में जाके पता चलेगा, ठीक है। तो वो वाली रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मिनिमम वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी को ना नॉमिनेशन कमेटी, रेमुनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये कमेटीज बनानी पड़ती हैं एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी को, ठीक है। सेक्शन 8 को वो कंपनी बनाने की कोई जरूरत, कमेटीज बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो कमेटीज में रिलैक्सेशन। नंबर नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, इसमें मेंबर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म कंपनी में क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है, क्योंकि इसमें मेंबर बनने से मेंबर को कुछ मिलता ही नहीं है, याद है, मेंबर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता, तो इसलिए कह रहे हैं फर्म इसमें मेंबर बन सकती है, ठीक है। स्पेशल छूट, फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं। इसी चीज को अब तीसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एक ही बुक में आपकी, एक ही चीज को। अब ये तीसरी बार है, कंपनी बनी है प्रमोट करने के लिए, पैसे को ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करना है, डिविडेंड नहीं देना। लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, लेकिन नाम के साथ में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा जिसको रिवोक भी कर सकते हैं। रिवोक करेंगे तो क्या करेंगे, कब करेंगे? जब आपने सेक्शन 80 कंडीशन तोड़ दियो या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट कर रहे हो, या कोई भी कंडीशंस को आप ब्रीच कर रहे हो। होगा क्या रिवोकेशन से? होगा क्या, जो आप पहले थे वहीं आ जाओगे, ठीक। घुमा के एक ही लाइन को 3 बार लिख लिया।
सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, क्यों बनी है, क्यों बनी है, फॉर्म बनी है, क्यों, टू प्रमोट, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव, क्या आप कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनी है, टू प्रमोट कॉमर्स, साइंस, आर्ट, ठीक है, बेसिकली एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, वेलफेयर, एनवायरमेंट, इसलिए बनी है, क्यों बनी है, इसलिए बनी है, नहीं करना, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्या, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या करना है, डिविडेंड की फॉर्म में देना है, किसको, अपने मेंबर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में मेंबर को ट्रांसफर नहीं करना। तो इस प्रॉफिट का करना क्या है, यूज करना है इसी काम के लिए, ठीक है, अपने ही इन्हीं चीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड लाइसेंस मे बी रिवोक्ड, लाइसेंस क्या किया जा सकता है, रिवोक, किससे लेना पड़ता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवोक भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है। कब रिवोक करती है, ग्राउंड्स, बाय नोटिस एंड प्रूफ, ग्राउंड्स, contravenes section conditions इधर का लिख लिया, बात समझ गए। ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना पैसा आए तो यहीं पे यूज करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लाइसेंस रिवोक कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करेगी, एक नोटिस देगी प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा। उसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होने का। लाइसेंस जैसे ही आपको मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आपको क्या मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रिविलेज। क्या प्रिविलेज है वो, एक आपकी कंपनी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी, और अब आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड
यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। और जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रिविलेज चली जाएगी आपकी। ठीक है, आपको दोबारा से आपके नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड्स, वजह, किन वजह पे। ठीक है, ग्राउंड्स आप यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रावीन्स, आपने तोड़ दिया, किन वजह पे आपका जो लाइसेंस है रिवोक कर दिया जाएगा। क्यों रिवोक कर दिया जाएगा, आपने तोड़ा है किसको, सेक्शन की रिक्वायरमेंट को, उन कंडीशंस को तोड़ा है जिसके अंदर लाइसेंस इशू किया गया था, या आपका जो बिजनेस है, अफेयर जो भी आप चला रहे हो कंपनी को, वो कैसा पाया जा रहा है, फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी वाला, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाला। आप चाहो तो इस पॉइंट को इधर भी लिख सकते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब लाइसेंस रिवोक होगा तो ये कंडीशन हट जाएगी, लायबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगी। कहाँ है जी यूनिकॉर्न, कृष्णा कहाँ है यूनिकॉर्न, कौन है यूनिकॉर्न, ब्रिज यूनिकॉर्न। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 8, कंपनी, जो कि समाप्त हुई। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट, जो स्पेशल पॉइंट सिर्फ केस स्टडी के लिए है। ठीक है, इसी का ही है जिसमें से केस स्टडी बन सकती है एक ही पॉइंट में से, वो ये है, सेक्शन 8 कंपनी कैन अमलगमेट विद अनदर, ये अलग से लिखना पॉइंट, अनदर सेक्शन 8 हैविंग, ये वर्ड याद रखना है, ये केस स्टडी का पॉइंट है। एक स्कूल अमलगमेट होना चाहते हैं हॉस्पिटल में, हो सकता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट में ये अमलगमेट हो सकता है, चाहे वो ऑर्डर से हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे, चाहे वो खुद चाहते हैं कि दोनों कंपनियां अमलगमेशन हो जाएं, दो कंपनियों के बीच में हो सकता है, लेकिन सिमिलर ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। हाँ जी, ये रिवोकेशन के ग्राउंड से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस के थ्रू रिवोक कर सकती है। किन वजह पे रिवोक कर सकती है, अगर आपने तोड़ दिया, सेक्शन की रिक्वायरमेंट तोड़ दी, या वो कंडीशंस तोड़ी है जिसके अंडर लाइसेंस इशू किया गया था, या फ्रॉडुलेंट अफेयर पाए गए। इधर प्रिविलेज है, लाइसेंस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लाइसेंस मिलते हैं, आपकी लिमिटेड कंपनी है जिसको आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन लाइसेंस इशू का है, ये पोर्शन लाइसेंस रिवोकेशन का है, और ये लाइसेंस कैसे रिवोक होगा। जल्दी जल्दी लिख लो, और कौन बचा, डोरमेंट कंपनी बची। लिख लिया, चले आगे।
चले आगे, कुछ रहता है मुझे बताओ, बात समझ गए ना। कंपनी बनाना है इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पैसे का यूज सिर्फ इन्हीं के लिए करना है, ये यूज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। प्लस सेक्शन 8 कंपनी रन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, एक्चुअली में तो रजिस्ट्रार लाइसेंस देता है, लेकिन एक्ट में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी पावर को रजिस्ट्रार को डेलीगेट किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, कैसे देती है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उनको सेटिस्फैक्शन फील होता है, देन वो आपको क्या कर देते हैं, अप्लाई करेगा आपने, एंड देन वो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देंगे। जैसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा सकते हो, आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस ये लाइसेंस याद रखिएगा परमानेंट नहीं है, ये कभी भी रिवोक किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिवोक करेगी, जो लाइसेंस इश्यू करता है रिवोक भी सिर्फ वही करता है। रिवोक कब करेगा, नोटिस देके, आपको रिवोक करने से पहले नोटिस जरूर देगा, प्लस आपको एक मौका भी जरूर देगा अपनी बात कहने का, सफाई देने का, ठीक है। क्यों रिवोक कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, अगर आपने सेक्शन की रिक्वायरमेंट को तोड़ा, अगर उन्होंने लाइसेंस इशू करते वक्त कोई कंडीशंस लगाई थी, कंडीशंस को तोड़ा, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पाई गई, तो आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। रिवोक होते ही ये प्रिविलेज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप कंपनी दोबारा से सेम, जो स्पेशल पॉइंट है केस स्टडी के लिए, क्या सेक्शन 8 कंपनी क्या दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट हो सकती है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब, ठीक है। तो एग्जाम में वो इतना पूछेगा, जो क्वेश्चन बताएगा वो क्या बताएगा, इतना सेक्शन 8 कंपनी है दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट हो सकती है, इन एनी सेक्शन 8 कंपनी, तो क्या लिखेंगे, एनी नहीं, सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनी वर्ड को पकड़ लेना। चले जी, ये आपकी सेक्शन 8 कंपनी थी, इतनी सी नहीं है, और भी है ये, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है फिलहाल। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। कैसी कंपनी है, डोरमेंट या इनएक्टिव, नाम से क्या लग रहा है, इनएक्टिव, काम नहीं करती, काम नहीं करती, पढ़िएगा ध्यान से, जो काम नहीं करती। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, कंपनी बनाई गई है और रजिस्टर्ड भी कराई गई है, लेकिन क्यों, ध्यान से समझिएगा, फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट आया नहीं है, आएगा, लेकिन हमने कंपनी आज ही बना ली, कंपनी आज ही बना ली, तो क्या आज कंपनी काम करती है, आज नहीं करती, करेगी ना, काम तो करेगी। या टू होल्ड द एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द कंपनी हैज, इंपॉर्टेंट वर्ड ये लिखना है, इसके बिना गलत है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दोबारा, कंपनी बनाई गई है, रजिस्टर्ड कराई गई है, क्यों बनाई है, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी एसेट्स को होल्ड करने के लिए, या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको होल्ड करने के लिए कंपनी बनाई गई है। बेसिकली कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करती, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करती। अब ये क्या होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ये होता है, ये होता है, जरा पढ़िए, मींस एनी ट्रांजैक्शंस अदर देन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, इन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के, यानी कि जो आपने कंपनी बनाई ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपने कंपनी बनाई है ना, वो कंपनी सिर्फ जो काम करती है वो क्या करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती ना। जरा पढ़िए, पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू रजिस्ट्रार, क्या पे करती है, फीस पे करती है, किसको, रजिस्ट्रार को, पूरा पढ़ लो। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, पेमेंट क्यों की जाती है, सिर्फ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट या एनी अदर लॉ। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। कंपनी ना कुछ नहीं करती, कंपनी कुछ नहीं करती, बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखा है, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी तो देनी पड़ेगी, प्योन रखा है साफ सफाई करता है, सैलरी तो देनी पड़ेगी, साल में एक बार एनुअल रिटर्न जाती है, कोई भी फॉर्म जाता है रजिस्ट्रार को, फीस तो जाती है, फीस तो जाती है, क्यों दे रहा है वो फीस, कुछ मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए।
शेयर्स अलॉट कर दिए उसने, कंपनी बनाई है लिमिटेड बाय शेयर्स। कैसी कंपनी बनाई है? हर मेंबर्स को एक एक शेयर अलॉट करना जरूरी होता है, तो शेयर अलॉट ही क्यों किए? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई भी पेमेंट की जा रही है, सिर्फ क्यों पेमेंट की जा रही है? कंपनी कोई व्यापार नहीं कर रही, कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन बने रहने के लिए जो मिनिमम चीजें हैं, भैया रजिस्ट्रार को कोई फॉर्म फाइल होगा तो फीस जाएगी, किसी और एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए इसने कोई और लाइसेंस भी ले रखा है और उसकी भी कोई फीस जाती है, या कोई और मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसे पे करने पड़ रहे हैं, चलेगा। शेयर्स अलॉट किए, लेकिन क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ट, क्योंकि शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो शेयर तो इशू करने ही पड़ेंगे मेंबर्स को एटलीस्ट एक एक, इसलिए शेयर इशू किए। नंबर नेक्स्ट, कंपनी के पेमेंट कट रही है कहां से? अपने ऑफिस को और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसका मतलब ये है कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, जानबूझ के ऐसी कंपनियां बनाई जाती है। सपोज कीजिए, अब यह सुन के ऐसा लगता है ऐसा हुआ क्यों, पागल है वो, कुछ करना तो है नहीं। ये पागल नहीं है, ये कंपनियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है इस तरह की कंपनियां। सपोज कीजिए आप किसी आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाने पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन आप चाहते हो सॉफ्टवेयर का पूरा कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब 4 सॉफ्टवेयर हो। कितने सॉफ्टवेयर हो? 4 एक साथ मिलेंगे तब वो एक्चुअली में पूरा होगा। एक तो आपने बना लिया, अब आप चाहते हो कि इसको कोई चोरी कर ले? क्या आप चाहते हो सॉफ्टवेयर को कोई चोरी कर ले? नहीं। बचेंगे कैसे? एक कंपनी बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में पेटेंट लेंगे, और इस कंपनी का पर्पस भी क्या होगा? सिर्फ टू होल्ड एन एसेट, और इस कंपनी का पर्पस ही है वो ट्रेडमार्क, वो पेटेंट उस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड करा लेंगे ताकि उसको कोई चोरी ना करे। अभी उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहे ना, अभी तो अपना काम चल रहा है, अभी तो मुझे और 3 सॉफ्टवेयर डेवलप करने, तब जाके वो पूरा पैक तैयार होगा, तब जाके कोई सोल्यूशन तैयार होना है, ठीक है। लेकिन तब तक कोई उसे चुरा ना ले, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए ही कंपनी बनाई है। बात समझिए, समझे कि नहीं समझे? सेम ऐसे ही कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो अभी लाए नहीं है, लाएंगे, लेकिन वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, इसलिए अभी तो आया नहीं है, तो अभी बिजनेस तो शुरू हुआ नहीं है। सपोज कीजिए आपने बिजली ट्रांसमिशन का काम शुरू कर दिया, आपने कंपनी बनाई जो बिजली जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी? आपको क्या लगता है आपने कंपनी बनाई और आज ही वो बिजली पैदा कर देगी? ऐसा नहीं होता ना। आप लैंड से एक्वायर करोगे, वहां पे कितने सारे खंबे लगाने पड़ेंगे, कितने सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, सारे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के। तब तक क्या करें? क्या कंपनी की कंप्लाई फॉलो करनी पड़ेगी? लोग कह रहे हैं ना, आप एक काम करो, ऑप्शन है आपकी जिंदगी में काम आएगा, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, अब उनको क्या सजेशन देंगे? सर आपको कंपनी लो कंप्लाई नहीं करना, हम आपकी कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपनी बनाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंपनी बनाएंगे, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे। रजिस्ट्रार को क्या देंगे? सर हमारी कंपनी को डोरमेंट कर दो। हमारी कंपनी को क्या कर दो? डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। कैसी कंपनी कर दो? इनएक्टिव कर दो, हम बिजनेस नहीं करेंगे। वो कह रहा सर बनाई क्यों है फिर कंपनी? सर बिजनेस करने में अभी वक्त है, बिजनेस करने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। तब तक हम कंपनी लोगों को झेलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ हमारे ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही रहे, पूरा कंपनी लो फॉलो ना करना पड़े। क्योंकि पूरा कंपनी लो फॉलो करने मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, नोटिस जाएंगे, सब कुछ होगा। हम चाहते हैं ये कुछ भी ना हो, क्योंकि हम अगले 2 साल तक तो बिजनेस कर ही नहीं रहे ना। हमारा जो प्रोजेक्ट है आएगा, आया नहीं है, अभी थोड़ी ना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ कंपनी स्टार्ट हुई है। तो हमें कुछ वक्त के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ वक्त के लिए क्या चाहिए? रिलैक्सेशन। तो हम खुद रजिस्ट्रार को अप्लाई करते हैं, सर हमारी कंपनी को स्टेटस दे दीजिए आप डोरमेंट कंपनी का। तो रजिस्ट्रार कहता है स्टेटस तो दे दूंगा, सिर्फ आप यही काम कर पाओगे, इनके अलावा अगर पैसे की ट्रांजैक्शन हुई तो ये स्टेटस गया। और स्टेटस जाने का मतलब समझ लेना, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस गया तो आप नेचुरली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी रह जाओगे, और अगर कंपनी रह गए तो कंपनी लोग फॉलो करना पड़ेगा। ये रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया है, समझे? आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे और हम उनको क्या सजेशन देंगे? ये सजेशन देंगे, कंपनी बना लेते हैं, 2 साल तक गवर्नमेंट का स्टेटस चलेगा, ठीक है। 2 साल तक आप अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो आपका है अभी आधा अधूरा, उसको पूरा तैयार कर लो, देन आप उसको क्या कर लेना? स्टार्ट कर लेना। 2 साल तक आपको कोई कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है, यहीं से कर दूंगा मैं ऑफिस में से, सिंपल, ठीक है। बात समझे क्यों बनाई जा रही है? ठीक है। ऐसे ही प्रमोटर्स अपनी एसेट्स को होल्ड करने के लिए क्या बना लेते हैं? कंपनी बना लेते हैं।
ठीक है। क्या काम करती है वो? कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं करती, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस मतलब अगर आपने इन चार के अलावा कुछ भी किया तो उसको कैसी ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा? सिग्निफिकेंट। और अगर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस करते हो तो आप डोरमेंट कंपनी नहीं हो सकते। डोरमेंट कंपनी होती ही कौन सी है? ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो सिर्फ समझने के लिए, सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ी ट्रांजेक्शंस। कैसी ट्रांजेक्शंस? तो अगर ये छुटपुट काम कर रहे हो कोई बात नहीं, इन चार के अलावा कुछ भी कर रहे हो, अब आप डोरमेंट कंपनी नहीं हो, अब आपको कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बनाया क्यों गया है? ताकि हमें कंपनी लॉ फॉलो ना करना पड़े। ऐसी क्लाइंट की मजबूरी हो सकती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है? फ्यूचर प्रोजेक्ट है। बात समझ गई क्यों है ये सीन? पढ़ो। इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी, तो हम क्या करते हैं? हाँ इधर आ रहे थे ना, नो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई भी इनएक्टिव कंपनी एक एप्लीकेशन लगाएगी, किसको? रजिस्ट्रार को। क्यों एप्लीकेशन लगाएगी? इन सच ए मैनर बताया जाता है आपको किस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाई जाती है, ये आपके सिलेबस में नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है। एक्चुअली में डोरमेंट कंपनी का पूरा लंबा चौड़ा सेक्शन है और वो भी अच्छा खासा बड़ा, बल्कि मैं कह रहा हूँ सेक्शन नहीं है, चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन लगाएंगे। क्यों एप्लीकेशन लगा रहे हैं? सर हमें ना स्टेटस दे दो डोरमेंट कंपनी का। क्या दे दो? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। स्टेटस मिलते ही आपको सिर्फ छोटा मोटा काम करने की परमिशन है, इसके अलावा अगर आप कोई लॉ कंप्लाई भी नहीं करते कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो जानबूझ के डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया जाता है। अब सवाल यह है इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? कौन सी कंपनी? इनएक्टिव। जरा पढ़ लीजिए, ऑब्वियसली मैंने बातों बातों में बता दिया आपको। Inactive company means a company which has not been carrying ध्यान से सुनना। आपके पास क्लाइंट आया था, क्लाइंट ने आज ही आपसे कंपनी बनवाई है और वो क्या चाहता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी है, तो आप क्या करोगे? आज ही कंपनी बनाओगे और उसको क्या स्टेटस दिला दोगे? डोरमेंट कंपनी का। ऐसा भी तो हो सकता है क्लाइंट ने कंपनी तो पहले ही बना रखी है, 2 साल पहले 4 साल पहले कंपनी बना ली थी, लेकिन अब उसके माइंड में क्या आया? इस बिजनेस को बंद करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं, उसको उसमें स्कोप नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहता है? मुझे कुछ वक्त चाहिए। अब कंपनी लो तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन वो क्या चाहता है? कुछ वक्त चाहता है। ये वक्त उसको मिल सकता है एक ही शर्त पे, अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ऐसा प्रूव कर दे तो उसको भी क्या स्टेटस मिल जाएगा? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, ये मैंने पहले का पूरा चैप्टर है, मैं एक्चुअली में इसको खोलना नहीं चाहता इस चैप्टर को, आप खुद भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। और रजिस्ट्रार को अगर ऐसा फील होता है यार ये कंपनी पिछले 2 साल से कोई बिजनेस ही नहीं कर रही, तो वो आपकी कंपनी को क्या मान लेता है और उस कंपनी को क्या डिक्लेयर कर देता है? और डोरमेंट कंपनी के बाद क्या करता है वो? 2 बातें, नोटिस आएगा चला रहे हो या बंद कर दूं। वो आपकी कंपनी का नाम क्या कर सकता है? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ अपने आप में एक अलग पूरा चैप्टर है, कंपनी लॉ में वर्ड नहीं होते, चैप्टर होता है, ठीक है। बात समझे? तो ये आपको फाइनल में, अब आप इसकी औकात समझ सकते हो, ये फाइनल में है, ठीक है। डेफिनेशन से समझ में आ गई बात कुछ कि फाइनल के लायक टॉपिक है क्या है। डोरमेंट कंपनी कौन सी? सोई हुई कंपनी। याद है स्लीपिंग पार्टनर पढ़ा था ना, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सो रहे हैं, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए सो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इन ट्रांजेक्शन को करनी परमिशन है, इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन करने परमिशन नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट नोट का कैंडिडेट है डोरमेंट कंपनी। एक बार सारा पढ़ लो, शॉर्ट नोट आ सकता है, याद रखना, कुछ भी छोड़ा, जो भी छोड़ा मार्क्स गए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, एक। इसमें से केस स्टडी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है और ये फाउंडेशन के लायक नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है और ये डेफिनेशन है खाली इसका। अब ये डेफिनेशन इसकी इतनी बड़ी है। दूसरे स्कूल में ही अमलगमेट होगा जी, हॉस्पिटल में नहीं। बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक सवाल है, एक बंदा है वो एक स्कूल रन करता है और एक हॉस्पिटल, और दूसरा कोई स्कूल है
क्या वो स्कूल में मर्ज हो सकता है? बिल्कुल स्कूल में मर्ज हो सकता है। कंपनी याद रखिएगा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, स्कूल अलग है, हॉस्पिटल अलग है, उसके पीछे पर्सन एक हो सकता है, लेकिन लोगों बात से कोई मतलब नहीं। पढ़ लिया, बात समझ ली, क्या मिस नहीं करना। पहले डेफिनेशन में ये हिंट देना जरूरी है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का, फिर दूसरा हिंट देना जरूरी है इनएक्टिव कंपनी का, फिर इनएक्टिव कंपनी को बताना जरूरी है जो पिछले 2 साल से ऑपरेशन में नहीं है। और क्योंकि अगर नहीं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिक्र किया था तो आपको ये बताना जरूरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, कौन सी होती है, इनको छोड़ के। तो इनको लिखना है कि भैया इन 4 को छोड़ के बाकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होती है। तो अगर हम ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो मान लिए कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है, कंपनी सोई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। निधि कंपनी बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है, आपसी बेनिफिट्स के लिए। अब वो देखते हो आप, वो कमेटी वमेटी नहीं डालते, पापा कमेटी डालते हैं, कमेटी पापा 10-15 लोग होते हैं, हर महीने कुछ पैसा देते हैं, फिर उसमें से किसी एक का पैसे निकलते। इसी तरह से कुछ कंपनियां बनाई जाती हैं, फिर से वही चैप्टर। तो ये सिर्फ क्या है, डेफिनेशन है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डेफिनेशन। एक्चुअली में क्या है, पूरा चैप्टर है निधि कंपनी, ठीक है। किस किस पर्पज के लिए बनाई जाती है, म्यूचुअल पर्पज के लिए बनाई जाती है, बहुत सारे पर्पजेस के लिए बनाई जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, मेरे पास एक घर होना चाहिए, आप गए घर खरीदने के लिए, उसने कहा कि सर ये वाली जो लैंड है, आपको सपोज कीजिए एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, उसने कहा जी ये वाली जो लैंड है, इस लैंड की जो कीमत है वो है 30,000 रुपये गज। कितनी है? अब 30,000 रुपये गज जमीन है, महंगा रेट है, आपको ऐसा लग रहा है महंगा है। आप सभी लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, आप सभी लोग घर खरीदना भी चाहते हो, लेकिन रेट क्या है ऐसा। आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, एक काम करते हैं, एक ना एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं सब लोग मिलके। एग्रीकल्चर लैंड लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये गज आ जाएगी। और सारे लेके उस लैंड को लेते हैं और सारे लेके ना उसको गेटेड सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं, सोसाइटी बनाएंगे गेटेड, और सबको एक एक घर अलॉट कर देंगे। तो जहाँ सबके 30-30 लाख रुपए लगते, वहाँ सबके 15-15 लाख रुपए में घर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे म्यूचुअल कंसेंट्स के लिए, आपसी सहयोग से, ठीक है। तो ऐसे ये जमीन की बात हुई, घर की बात हुई, ऐसे ही बैंक्स की तरह भी ये काम करते हैं कि भैया एक छोटा सा बना लिया अपने निधि बैंक, उसमें क्या करते हैं सभी लोग पैसा डालेंगे, जिसको भी घर में, मान लीजिए आप सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग हर महीने 1,000 रुपये 2,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी किसी को जरूरत पड़ी, किसी घर में कोई बीमार हो गया, शादी हो गई, उसमें हम वो रख देते हैं प्रायोरिटी कि जिस घर में कोई बीमार है, मान लीजिए एक ही बार में 2 एप्लीकेशन आ गई, जी मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, तो पहले पैसे किसको देंगे, एक को देंगे। किसको देंगे? जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है, तो बीमार को ज़्यादा इमरजेंसी है, बीमार को, उस तरह से प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। तो ये बना किस लिए? आपसी बेनिफिट्स के, ठीक है। क्योंकि हम बैंक्स के पास जाते हैं, लोन लेना मुश्किल होता है, लेकिन ये तो बैंक किसका है, हमारा ही है, ठीक है। ये बनाया क्यों हमने, ताकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो हमें बैंक के पास जाके कुछ गिरवी रख के पैसा लेने की जरूरत ना आए, आपसी सहयोग। बात समझ? तो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसा इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ ये पढ़ लो। पीएफआई, किसी भी चीज को पीएफआई का स्टेटस कब दिया जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कब दिया जाएगा? दो बातें और दोनों इंपॉर्टेंट बात है। एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने खुद के एक्ट से चलता है, खुद के एक्ट से। और कौन सा एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, खुद का होगा। कैसा होगा? कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर उसको क्या किया गया, पैदा किया गया, ठीक है। कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है वो, कंपनी लॉ तो सार्वजनिक है, कोई भी कंपनी बना ले, कोई भी कंपनी बना ले। यहां पे आपने खुद ने गवर्नमेंट से, सेंट्रल से या स्टेट से अपना क्या पास कराया हुआ है, एक्ट पास कराया हुआ है, ठीक है, पहली बात। नंबर 2, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय वही गवर्नमेंट्स, है ना, याद है, गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? कोई भी कंपनी जिसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन वही अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना होके किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं, क्या कहलाती है? इतना सा लॉजिक है बस।
किसी भी कंपनी के 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन वो अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना होके किसी खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड होती तो वो क्या कहलाती, पीएफआई कहलाती। जैसे कि इसको आप जानते हो नंबर 1 को, खुद का एक्ट, ठीक है, और इसके 51% शेयर किसके पास है, तो ये क्या कहलाई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दोबारा एक लाइन पढ़ लो सिर्फ, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर टू बी रजिस्टर्ड एज पीएफआई, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे गए इनके, बस कुछ कंडीशंस हैं। पॉइंट नंबर 1, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, ना ही किसी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। ये कंपनीज एक्ट वाली कंपनियां नहीं है। ये कौन सी वाली कंपनी है, जिनका खुद का एक्ट है, जिनका खुद का एक्ट है प्लस गवर्नमेंट का उसमें 51% स्टेक है, तो उनको बोलते हैं पीएफआई। अगर ये खुद के एक्ट में ना होके कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती तो ये पीएफआई नहीं होती, फिर क्या होती, गवर्नमेंट कंपनी होती, फिर क्या होती, गवर्नमेंट कंपनी होती। बात समझ गए, इतनी सी बात है। क्या लिखना है, ये बना लेना, जहां पे आप चार्ट बनाते हो सिर्फ इतना लिख लेना, ठीक है, बना बनाया चार्ट, खत्म। लास्ट टॉपिक आज के लिए, प्रमोटर। लास्ट टॉपिक प्रमोटर। बोलूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोटर, ठीक है, बने ही फाउंडेशन के लायक है कुछ टॉपिक, ये उनमें से एक है। प्रमोटर होता कौन है, प्रमोटर कौन होता है, कौन होता है प्रमोटर, कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर लेता हूं मैं। अभी आते हैं इस बात पे दोबारा घूम के। इधर सुनिएगा ध्यान से, आपको सुनो मेरी बात, आपके दिमाग में कोई आइडिया है जी, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर पैसे हो या रिसोर्सेज हो तो मैं एक कंपनी बनाऊं और मैं ये बिजनेस करूं, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चुराऊंगा नहीं, पूछ रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। क्या किसी के दिमाग में कोई आइडिया है? अगर आपको कहीं से पैसे मिल जाए, आपको कहीं से क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए, या जो भी आप रिसोर्स चाहते हो कि अगर मेरे पास एक बंदा और हो जिसको याद हो तो मैं एक ये बिजनेस स्टार्ट करूं, क्या किसी के दिमाग में कुछ है ऐसा? खाली दिमाग है सबके, कुछ नहीं बन रहा। क्या क्या कर सकते हैं? लद्दाख में बर्फ की फैक्ट्री, ये क्या है, उसका क्या? नहीं, लद्दाख में बर्फ पड़ती है, तुक्का नहीं मानना। देखिए, आइडिया वो होता है जिसके पीछे आपकी कोई रिसर्च हो, जिसके बारे में कभी कुछ सोचा हो, जिसके बारे में कभी कुछ सोचा है। कभी सोचा है? हाँ बताओ ना, क्या सोचा? रियल एस्टेट, तो उसके बाद ये तो इच्छा है खाली आपकी, आपके लिए होमवर्क बताइए क्या है, मतलब क्या सोचा आपने रियल एस्टेट करके? रियल एस्टेट में तो जाहिर सी बात है, देखो कितने सारे ऑफिस है, कितनी सारी कंपनीज है, कैसे आप मैजिक करोगे? आपको कैसे लगता है कि आप ऐसा करूंगा, मेरे पास क्या यूनिकनेस है? मतलब देखिए, रियल मेरा सपना है कि बैंक हो, मान लो मेरा सपना है मेरे पास एक मेरा बैंक हो, लेकिन बात क्या है, होमवर्क क्या है मेरे पास, उसके लिए होमवर्क क्या है? मैं बैंक का सपना देखता हूँ कब अच्छा लगता, मेरे पास ना 15 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मुझे सब पता है बैंक कैसे चलता है, मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास एक पूरी टीम भी है ना, मेरी मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, मेरी टीम में जो ये बंदे इनके सेल्स अच्छे हैं, मेरे पास एक बैंक हो, मैं इनके साथ मिलके एक ऐसा, तो खाली सपना नहीं है, सपने की वजह भी है, ग्राउंड्स भी तो है, तो ऐसा किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। खाली दिमाग, सोचते क्यों नहीं? कभी कभी तो सोचा करो, कभी कभी तो कुछ सोचा करो। जिसके दिमाग में ये आइडिया आया है ना, उसी को प्रमोटर बोलते हैं। जिसके दिमाग में आइडिया उबलेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। पहले होता है एक आइडिया, पहले क्या होता है? एक
आइडिया। सबसे पहले इसके दिमाग में क्या आया? आइडिया आया। और आइडिया मतलब सिर्फ ये नहीं है मछली पकड़ने का बिजनेस करूंगा। होमवर्क, क्या, क्यों, कैसे। हो सकता है इसने कोई रिसर्च की हो कि कुछ मछलियों की प्रजाति ऐसी जो सिर्फ उसी देश में पाई जाती है, लेकिन वो मछली ऐसी कि अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, है ना, या उसकी डिमांड उस कंट्री में ज्यादा है। कुछ होमवर्क, ऑब्वियसली सिंपल एक सपना नहीं, सपने में और आइडिया में फर्क होता है, ठीक है। एक आइडिया, अब इस आइडिया को क्या करना है? इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। इस आइडिया को क्या करना है? रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अब रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करेगा इस आइडिया को? एक बनाएगा कंपनी, एक बनाएगा कंपनी। कंपनी बनाने के लिए तैयारी करेगा, MOU एंड पैसा, ठीक है। फंड्स अरेंज करेगा, एसोसिएट्स लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अकेले जंग नहीं जीत सकता। एक आइडिया उबला, आइडिया के लिए किस किस चीज की जरूरत है? कंपनी की फॉर्म में करना है तो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव क्लोज में इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। पैसा कहां से आएगा कंपनी स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि पैसा देता है सिर्फ बैंक या पब्लिक। बैंक बिना सिक्योरिटी के पैसा देगा नहीं, सिक्योरिटी तो आपके पास है ही नहीं। पब्लिक पैसा तब देगी जब आप शेयर इशू करोगे, लेकिन पब्लिक जब तक पैसा नहीं देगी जब तक आपकी मार्केट में गुडविल नहीं होगी। शेयर इशू कर दोगे तो कैसे इशू होगे? कोई खरीदेगा क्यों? कहां से आएगा? घर से लाओगे, किससे फाइनेंस करोगे? ये सब जो ये सब काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। इन शॉर्ट वो ब्रिंग्स कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को, सपने को, आइडिया को वास्तविकता में बदलता है, एग्जिस्टेंस में लेके आता है। अभी सिर्फ ख्याल था, अभी सिर्फ क्या था? ख्याल था। उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना कंपनी की फॉर्म में, प्रमोटर होता है। वो क्या होता है? प्रमोटर। वो ब्रिंग्स द कंपनी। कंपनी अभी है नहीं, अभी तो सिर्फ आप लोग सोचते हो, अभी तो सिर्फ आपने सोचा था कि अपने पास एक बैंकिंग कंपनी हो, अपने पास एक एक्सपोर्ट कंपनी हो, अभी सिर्फ सोचा था। जो इस सोच को कन्वर्ट करेगा उसे क्या बोलते हैं? उस कंपनी का प्रमोटर। बोले तो पेरेंट्स, ठीक है, कंपनी के माता पिता हैं। और यहाँ पे कमाल की बात है, एक ही बंदा काफी है, ठीक है। प्रमोटर, हाँ ये समझने के लिए जरूरी है, प्रमोटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। प्रमोटर कैन बी कौन? नेचुरल, आर्टिफिशियल। प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल और कैन बी ग्रुप ऑफ पर्सन। बात समझे? प्रमोटर क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल कंपनी भी हो सकती है। मतलब क्या रिलायंस इंडस्ट्री किसी दूसरी कंपनी को पैदा कर सकती है? तो प्रमोटर हो अब पैदा करने का मतलब क्या? आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेके आना, आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेके आना, ठीक है। क्या कह रहे? ग्रुप, एसोसिएट्स। कंपनी अकेले नहीं चलेगी ना भाई। आपने सोचा इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, कौन होगा जो आपके लिए सेल्स करेगा? सारी सेल्स के चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल सब एक बंदा नहीं कर सकता ना। तो आपको क्या चाहिए? एसोसिएट्स चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि इंडिया में ना कार का बिजनेस बड़ा अच्छा है, आपने सोचा गाड़ियां बनाऊंगा, लेकिन गाड़ियां तो बनाओगे, गाड़ियां बनाते हैं लेकिन गाड़ी के सारे पार्ट्स तो नहीं बनाते ना। कांच अलग खरीदा जाता है, इंजन की टेक्नोलॉजी हो सकता है आपको बाहर से बोरो करनी पड़े, जो नट बोल्ट्स होते हैं वो हो सकता है आपको कहीं और से बोरो करने, टायर्स किसी और कंपनी के होते हैं। तो वो सब क्या आपके एसोसिएट्स हैं, वो सब क्या आपके एसोसिएट्स हैं। कौन मुझे टायर सप्लाई करेगा, कौन मेरे लिए मार्केटिंग करेगा, है ना, ये सब एसोसिएट्स हैं। तो एसोसिएट्स इकट्ठा करने का काम प्रमोटर्स का। ये सारे काम जो करता है उसी को प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गए? ये है प्रमोटर की कहानी। ये प्रमोटर का सिर्फ मीनिंग है, ये सिर्फ प्रमोटर का क्या है? मीनिंग। अगर बात करें प्रमोटर की डेफिनेशन की, प्रमोटर कैन बी, ये बात समझ गए? ये सब मीनिंग है। अगर बात करूं मैं डेफिनेशन की, हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रमोटर कौन है? आपको कैसे पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर का पता तीन तरीके से चलता है। एक, नेम्ड, उसका नाम लिखा होगा, उसका क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा एज ए प्रमोटर। कहां पे? इन एनुअल रिटर्न या
इन प्रोस्पेक्टस। इन कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, शेयर इशू करने के लिए, कोई भी सिक्योरिटी इशू करने के लिए, तो उसमें स्पेशल कॉलम होता है, प्रमोटर कौन है कंपनी का, प्रमोटर का नाम वहां पे लिखा होगा। जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ो, नेट पे मिल जाएगा, तो उसमें लिखा होगा कौन कौन उस कंपनी के प्रमोटर है। प्रमोटर कौन, बात समझ गए, प्रमोटर कौन, जिसने कंपनी को पैदा किया। और दूसरा नाम कहां लिखा होगा प्रमोटर का, एनुअल रिटर्न पे। कंपनी हर साल, हर कंपनी को एक साल में एक बार एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है आरओसी को, उसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। उस एनुअल रिटर्न में भी एक कॉलम होता है स्पेशली प्रमोटर्स डिटेल, ठीक है, तो उसमें भी प्रमोटर का नाम लिखा होगा। तो आप किसी भी कंपनी का प्रमोटर चेक कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इंटरनेट पे जाओ, एनुअल रिटर्न ऑफ दिस कंपनी, वो शो कर देगा, आप किसी भी कंपनी प्रमोटर चेक कर सकते हो कौन है इस कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। ये तो बड़ा आसान तरीका है, ये तो बड़ा आसान तरीका है। या दूसरा तरीका कौन सा है, कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ कंपनी। हर वो बंदा कंपनी का प्रमोटर मान लिया जाएगा जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, कंपनी में क्या होगा इसका फैसला कोई और। आप बताओ, रिलायंस ग्रुप में छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन मुकेश अंबानी जो कहता है वो हो जाएगा ना उस कंपनी में। मुकेश अंबानी को मान लिया जाएगा कि उस कंपनी में क्या है वो प्रमोटर, क्यों, बिकॉज ही कंट्रोल्स ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी। उसका नाम प्रमोटर में नहीं लिखा, लेकिन अगर वो इतनी पावर रखता है कि कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है उसका फैसला वो करता है, तो वो कंपनी क्या मान लिया जाएगा, प्रमोटर मान लिया जाएगा। प्लस तीसरा, इसमें केस स्टडी है, ये है केस। हर वो बंदा जिसकी सलाह एडवाइस डायरेक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं। एक कंपनी ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स आपकी सलाह फॉलो करते हैं, जो आप कहते हो वो करते हैं, ऐसा मान लिया जाएगा आप कंपनी क्या हो, प्रमोटर हो। अगर आपकी इतनी चल रही है कि डायरेक्टर्स आपकी एडवाइस आपकी डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, आपने कहा ये ऐसे नहीं ऐसे करना, वो ऐसा ही करते हैं, तो आपको भी कंपनी क्या मान लिया जाएगा, प्रमोटर। एग्जाम में लेकिन इस वर्ड को याद रखना, वहां पे लिखा होगा आपका मतलब प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीए। आपने उसको सलाह क्यों दी, बीइंग ए पर्सन और बीइंग ए सीए। अगर आप बीइंग ए सीए ये सलाह दे रहे हो और वो इसलिए आपकी सलाह मान रहा है क्योंकि उसको पता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता है, बिकॉज यू आर, तो आप प्रमोटर नहीं हो, आप प्रमोटर नहीं हो। आपने कंपनी के डायरेक्टर से कहा सर अगर देखिए कंपनी का टैक्स बनता है 10 लाख, टैक्स को प्लान करना पड़ेगा जिसके लिए आपको ये 4 काम करने होंगे। डायरेक्टर ने कहा ठीक है, उसने जो आपने कहा उसने वो कर दिया, तो क्या आप कंपनी के प्रमोटर हो, नहीं ना, क्योंकि आपने ये सलाह क्यों दी है, बीइंग ए प्रोफेशनल। तो अगर आपने ये काम अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया है, प्रोफेशनल होने के नाते किया है, तो आप प्रमोटर नहीं हो। लेकिन सोचो अगर आप प्रोफेशनल ना हो कि कोई भी नॉर्मल नेचुरल पर्सन कोई सलाह दे रहा है और डायरेक्टर्स उसे सलाह मान रहे हैं, तो प्रमोटर मान लिया जाएगा। तो एग्जाम में ये पकड़ लेना बात इसी पॉइंट में से कि वहां पे प्रैक्टिसिंग सीए तो नहीं लिखा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है प्रैक्टिसिंग सीए का मतलब क्या, आपके एग्जाम में सीएस का जिक्र तो आएगा नहीं, सीए का ही आएगा, तो उसमें याद रखना प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हो और इसलिए आपकी एडवाइस मानी जा रही है क्योंकि आपको ज्यादा पता है, तो आप प्रमोटर नहीं हो। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ कंपनी होते हैं क्या, बिल्कुल जी, कहने के लिए तो जन मेंबर्स होते हैं वैसे बोर्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, लेकिन सिर्फ कहने के लिए होते हैं, रियलिटी ये है कि डायरेक्टर्स होते हैं। नहीं, वो तो बिजनेस करती है ना, वो तो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं। बात समझ गए जी, कुछ पूछना है तो बताओ। उनका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन को प्रमोट करना है ना, ऐसा बताते थोड़ी ना वो। इंडिया में मैंने तो पहले का लिखना वो है, बाकी सच तो आपको ही पता है, सच तो सभी को पता है। आपके जितने भी सेलिब्रिटीज है सबके एनजीओ है ना, सबके सभी को पता है वो क्यों है,
उनको जो इतने सारे फीस के पैसे आते हैं वो छुपाने भी तो होते हैं। और एनजीओ क्या होता है, इनका टैक्स फ्री इनकम होती है सारी, ऊपर से इनके रिकॉर्ड्स वगैरह आराम से है ना, जो डोनेशन दे उसको नाम बताने की जरूरत होती नहीं कुछ भी, सब चलता है, छुपाया जाता है, गोल गोल घुमाने के लिए बनाई जाती है। कोई भी चलेगा, आप भी खोल सकते हैं। बात समझ गए? कोई समस्या? प्रमोटर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन में लेके आता है, आइडेंटिफाई करने का तरीका, एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस में उसका नाम लिखा होगा। हर वो बंदा जिसे कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है प्रमोटर है, या जिसकी डायरेक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करते हैं वो प्रमोटर है, एक्सेप्ट प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। पढ़ लीजिए एक बार। प्रमोटर का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में नाम है, कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनीज अकस्टम टू एक्ट, जिसके एडवाइस और इन सब पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं बेसिकली ये। एंड लास्ट, इट शुड बी नोटेड द पर्सन एक्टिंग ओनली इन ए प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी होने के नाते एडवाइस दे रहा है, चाहे वो कोई वकील हो, बैंकर हो, अकाउंटेंट हो, वो प्रमोटर नहीं माना जाता। ठीक है, बीइंग ए प्रोफेशनल वो एडवाइस दे रहा है। ठीक है, बस ये आपने पढ़ी लिया, कंपनी बनाने के लिए पब्लिक के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2, 1% के लिए 1। नेक्स्ट बचा कंपनी बनती कैसे, कंपनी बनती कैसे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बाद में पढ़ेंगे, कल बोले, हाँ कल ही पढ़ेंगे जी, पढ़ भी नहीं सकते इसको। एक मिनट मैं ये देख लूँ खत्म कब होगा। कल कंपनी बन जाएगी, शेयर कैपिटल पढ़ ही चुके, परसों एमओए बन जाएगा, आर्टिकल भी बन जाएगा, ठीक है, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम।